आज जब मैं छिंदवाड़ा की धरती पर आया हूं, इस वीर भूमि पर आया हूं, तो निश्चित रूप से जो वीर गाथाएं मैंने इस क्षेत्र की सुनी हैं, उन वीर वीरांगनाओं को सबसे पहले तो मैं नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। फिर चाहे आजादी का असहयोग आंदोलन हो या कोई भारत छोड़ो आंदोलन हो, किसी भी तरीके का आंदोलन हुआ, उसमें छिंदवाड़ा के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इसके लिए आप सबको विशेष नमन, ऐसी वीर धरती को। और मैं जब यहां आया हूं तो रानी दुर्गावती को भी मैं नमन करता हूं, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ी और यहां के अस्तित्व को बचा करके रखा है। आज जो आपकी मैं संख्या देख रहा हूं, ये चुनावी सभा है, और जो मैं उत्साह देख रहा हूं और जो मैं तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज सुन रहा हूं, वह मुझे तो उत्साहित कर ही रही है, लेकिन मुझे इस बात का आश्वासन दे रही है कि आपने छिंदवाड़ा में बदलाव का निर्णय ले लिया है। हमने मध्य प्रदेश के दो रूप देखे। एक रूप वो भी देखा जिसमें इस इलाके के नेता ने नेतृत्व किया। वो कौन सा समय था? वो समय तब था जब मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा करते थे। यह बीमार राज्य था, और बीमार का मतलब बी फॉर बिहार, आर फॉर राजस्थान, यू फॉर यूपी, एम फॉर मध्य प्रदेश, यू फॉर उत्तर प्रदेश। इसमें से एक राज्य उस समय एम के जो था वो मध्य प्रदेश था। आज मुझे खुशी है कि यही बीमारू राज्य 20 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में अब यह अग्रगणी राज्य बन गया, तीव्र गति से बढ़ता हुआ राज्य बन गया। और इस राज्य को बनने में भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हर दृष्टि से, विकास के दृष्टि से इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। जब मैं ये बात करता हूं तो देश की भी अगर आप तस्वीर याद करें तो 2014 के पहले की तस्वीर क्या थी, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। देखो, जब तक आपको अंधेरे का अंदाजा नहीं हो तब तक उजाले का महत्व समझ में नहीं आता। जब तक आपने विनाश को ना देखा हो तो विकास समझ में नहीं आता, और जब तक आपने पूर्णमासी की अंधेरी नहीं देखी हो, अमावस्या की अंधेरी नहीं देखी हो, तो पूर्णवासी का महत्व नहीं समझ में आता। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। एक तरफ यह बीमारू राज्य था 20 साल पहले, और 2014 के पहले देश क्या था? आतंकवादियों का अटैक, आए दिन आतंकवादियों का अटैक होता था, हर दिन घोटाले हुआ करते थे, और नीतियां एयर कंडीशन कमरों में बना करती थी जिसका धरती से कोई लेना देना नहीं था। विकास के नाम पर सब कुछ रुक चुका था। किसान आत्महत्या करते थे। आज जिसे आप भूल गए वो किसान आत्महत्या करता था, और युवा बेचारा लाचार हालत में हमने देखा है। यह परिस्थिति हमने देखी है, और हमने 10 साल मोदी जी का भी देखा। ये 10 साल विकास का साल रहा। ये 10 साल सांस्कृतिक विरासत के उत्थान का देखा।
ये 10 साल हमने किसानों को ताकत होते हुए देखा। ये 10 साल हमने महिलाओं का सशक्तिकरण देखा। ये 10 साल हमने गांवों को आगे बढ़ते देखा। ये 10 साल में हमने भारत को अग्रगणी देश के रूप में आगे बढ़ता हुआ दुनिया में देखा। यह भी हम लोगों ने देखा। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मैं बार बार बोलता हूं, राजनीति की परिभाषा, राजनीति की संस्कृति, राजनीति का ढर्रा, राजनीति का तौर तरीका, ये सब बदल डाला, सब बदल डाला। 10 साल पहले राजनीति होती थी जाति के आधार पर। 10 साल पहले राजनीति होती थी धर्म के आधार पर। 10 साल पहले राजनीति होती थी इलाकावाद पर। 10 साल पहले राजनीति होती थी अगड़ा है कि पिछड़ा है, उत्तर का है कि दक्षिण का है, नदी के इस पार का है कि उस पार का है। भाई को भाई से लड़ाने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने 67 साल 70 साल किया। लेकिन मोदी जी ने राजनीति के ढर्रा बदल दिया, संस्कृति बदल दी, परिभाषा बदल दी, तौर तरीका बदल दिया। अब राजनीति हो रही है तो वो विकासवाद की राजनीति हो रही है, और विकास के साथ आज किसान भी विकास चाहता है। आज युवा को भी उसकी आकांक्षाओं को पंख लगे हैं। आज विकास के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, देश की बदलती तस्वीर में अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। और इसीलिए अब न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, और न ही वोट बैंक की पॉलिटिक्स के आधार पर, न ही तुष्टीकरण की राजनीति पर, अब अगर राजनीति हो रही है तो विकासवाद की राजनीति हो रही है, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति हो रही है, और दायित्व को निभाने की राजनीति हो रही है। इस तरीके से राजनीति में बदलाव आया है। आपने देखा होगा हमारे विपक्षी दल बहुत बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, हताशा में है, निराशा में है। नए नए तरीके से समाज को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी अभी सारे इंडी गठबंधन के लोग मिलकर के उन्होंने आवाज उठाई, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी जातिगत जनगणना के विरोध में नहीं है, हम भी साथ हैं। लेकिन उनके जातिगत जनगणना का मकसद और मंसूबा जातियों में बांटने का था। और ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम ज्ञान को लेकर आगे चलते हैं, और ज्ञान का मतलब होता है जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता हमारा किसान, और एन फॉर नारी शक्ति। ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, इनका विकास अगर होगा तो देश का विकास हो जाएगा और देश को हम आगे ले जाएंगे। और इसीलिए गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिलाएं, इनका सशक्तिकरण करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं कि हमने सांस्कृतिक विरासत को भी ताकत दी। मोदी जी ने सांस्कृतिक विरासत को भी ध्यान में रखा। हम 1998 से हम चर्चा कर रहे थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम लोगों ने पालमपुर का प्रस्ताव स्थापित किया था कि हम राम मंदिर बनाने का रास्ता प्रशस्त करेंगे। और हमारे विरोधी हमको चिढ़ाया करते थे, रामलला हम आएंगे, तिथि कब बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति और हमारे 140 करोड़ देशवासियों का प्यार, 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुई और भव्य राम मंदिर बन करके तैयार हुआ। ये भी हमने देखा। यहां बैठे लोग और इनसे पहले 4-4 पीढ़ियां खप गई, हम एक नारा लगाते थे, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। धारा 370 को समाप्त करो।
ये नारा लगता था भारत के जनसंघ में, ये नारा लगता था 51 में, 52 में, 4-4, 5-5 पीढ़ियां खप गई। आखिर वो समय आया 2019 को 6 अगस्त को मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया और एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, इसको हम लोगों ने स्थापित किया। यह भी हम लोगों ने देखा है। इसी तरीके से 40 साल से हमारा फौजी भाई 1 रैंक 1 पेंशन की आवाज उठा रहा था। 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिल रहा था। सरकारें आई गई, कई कमलनाथ सरकारों में आए और गए, 1 रैंक 1 पेंशन की बात तक नहीं सुनी गई। प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने और दूसरे साल में ही 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर दिया और भारत के फौजियों को यह ताकत दी गई। यह भी हम लोगों ने देखा है। मित्रों, आज हम जब बंटी साहू के लिए वोट मांगने आए हैं तो ये बंटी साहू का वोट और बंटी साहू को एमपी बनाना, ये अकेला बंटी साहू को सांसद बनाना नहीं है, ये देश को मजबूती प्रदान करने का रास्ता प्रशस्त करना है। इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। और जब मैं आपसे ये कहता हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, 2014 के पहले भारत एक पिछलग्गू देश के रूप में जाना जाता था। 2014 के पहले भारत एक भ्रष्टाचारी देश के रूप में जाना जाता था। 2014 के पहले भारत कभी अमेरिका का मुंह देखता था, कभी रशिया का मुंह देखता था। 2014 के पहले भारत अमेरिका के पास जाता था तो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराता था। आज का भारत, 2014 के बाद का मोदी जी के नेतृत्व में भारत अब किसी के आगे न गिड़गिड़ाता है न